गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग साइन स्कीम यानी कि चिन्ह परिपाटी इसके बारे में डिटेल्स पढ़े थे और उसमें फिगर बना करके यह स्पष्ट कर दिए थे कि किस दर्पण में कौन सी दूरियां धनात्मक होती है और कौन सी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन और दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला, ये दो लास्ट टॉपिक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन कि मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन मतलब कि आवर्धन, हिंदी में उसको बोलते हैं आवर्धन, कि आवर्धन क्या है। तो इसमें स्पष्ट रूप से यह वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होता है उसी के बीच एक तुलना है, कंपैरिजन है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा बनता है या कितना गुना छोटा बनता है। मतलब एक तरह से वो अनुपात हो गया कि प्रतिबिंब और वस्तु के दूरी का अनुपात, यानी कि एक तरह से ऐसे समझिए कि आवर्धन जो है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी वाटा वस्तु की दूरी। ठीक है, यही नहीं, जैसे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात निकलता है, ठीक उसी अनुपात में प्रतिबिंब का आकार भी होता है। आप जब हम लोग 5 या 6 केस देखे थे तो आप देखे होंगे कि जो वस्तु बहुत दूर था तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था और जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही थी प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा था। तो उस हिसाब से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का जो अनुपात होता है वह प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक दोनों सेम अनुपात में होता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रतिबिंब का आकार वाटा वस्तु का आकार, मतलब होता है साइज, ध्यान रखिएगा। आइए, दूरी तो आप लोग डिस्टेंस जानते ही हैं, तो यह दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, दोनों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखना होगा, लिखेंगे कि किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, या प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। मतलब ये दोनों समान अनुपात में रहेगा। जैसे जैसे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात बदलेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का भी अनुपात बदलते जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पर यह मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया, तो इसका प्रयोग कहां होगा? शॉर्ट में देखिए कैसे लिखते हैं। मैग्निफिकेशन का एम है ना, तो इसको एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं v और वस्तु की दूरी लिखते हैं u। ठीक, अब प्रतिबिंब का आकार जो होता है, देखिए ये प्रतिबिंब का आकार है ना, जैसे इमेज साइज और डिवाइडेड बाय ये ऑब्जेक्ट साइज। देखिए ऑब्जेक्ट साइज, तो इसमें करते क्या है कि इसका I ले लेते हैं और इसका O ले लेते हैं, तो इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं I बाई O। यह एक तरह से आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, V बाई U अच्छा है I बाई O। क्लियर? जो हम फॉर्मूला लिखे हैं उसमें एक माइनस चिन्ह लगाना होगा। यह माइनस चिन्ह क्यों लगता है? जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाने लगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि माइनस चिन्ह क्यों लिया जाता है फॉर्मूला में। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी होता है, किताबों में बना रहता है। तो मैग्निफिकेशन में
कभी कभी आपको SI यूनिट भी पूछता है मैग्निफिकेशन का, मात्रक। तो देखिए मात्रक किसका क्या बनेगा, क्योंकि यह ऊपर में भी दूरी है और नीचे में भी दूरी है। तो बताए थे हम यूनिट एंड डायमेंशन में कि सेम क्वांटिटी अगर रहता है तो उसका यूनिट ऊपर से नीचे कट जाता है। जैसे दूरी है तो अगर ये मीटर में होगा तभी मीटर में होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तभी सेंटीमीटर में होगा, तो भी सेंटीमीटर कैंसिल। तो कोई मात्रक नहीं होता, यहां लिखना है, याद रखिएगा, कोई मात्रक नहीं होता है। और जब कोई मात्रक नहीं होगा तो कोई बीमा भी नहीं होगा। कोई बीमा, तो बीमा हो गया, बीमा माने डायमेंशन नहीं होता है, मतलब कि न मात्रक और न बीमा। यानी कि मतलब क्या हुआ, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये आवर्धन का मात्रक इनमें से कौन है, तो कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए वहां देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो वही आंसर होगा। बहुत बार पूछ चुका है इसलिए इसको बता दिए। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु के आकार का यह अनुपात है मुख्य रूप से आवर्धन। तो इस न्यूमेरिकल में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। और प्लस में ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में या किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कहता है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्या होगी, कि समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो समतल दर्पण का कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि जितना दूरी पर वस्तु रखते हैं उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, नंबर एक। और जितना ऊंचा वस्तु होता है उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर आ गई, तो भी और यू बराबर होगा तो कट करके 1। या आकार में भी लिखेंगे तो दोनों का आकार बराबर होता है, तभी आकार कट करके कितना होगा 1। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, हमेशा 1। इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। लास्ट में हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करके आपको इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बोर्ड का परीक्षा हो, चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं जहां फिजिक्स पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्शन से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिएगा कोई जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो सब एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, थोड़ा थोड़ा केवल लैंग्वेज को बदलता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब यहीं पर आपको हम बता देते हैं मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक है, कि दर्पण सूत्र से अब हम लोग को क्लियर करना है न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव में भी कभी पूछ देता है, कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में दर्पण सूत्र को ही पूछ दिया है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, उसी को घुमा फिरा के देते रहता है। तो अब जानिए दर्पण सूत्र। ठीक है, तो ये इस तरह से एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, मतलब कि 1/v + 1/u = 1/f। इसी f को r/2 लिखा जाता है। तो यहाँ r/2 लिख दिए तो 2 ऊपर चला गया, क्योंकि नीचे में फ्रैक्शन है तो 2 ऊपर चला गया तो 2/r। तो हमारा ये दोनों फॉर्मूला हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रहेगा, जितना हम टॉपिक पढ़ा दिए वो सारा वीडियो आप एक बार पूरा करके देख लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। और एक न्यूमेरिकल टाइप के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो इन्हीं दो सूत्रों पर आधारित आते हैं। कहीं कहीं बोर्ड में तो कई एक बार पूछ दिया कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन है, तो दर्पण सूत्र यही होता है, ये है। अगर ये फोकस के रूप में दिया है तो ये होगा, अब वक्रता त्रिज्या के रूप में दिया है तो ये होगा। कभी कभी आवर्धन दे करके पूछ देता है, कभी कभी क्या करता है कि फोकस दूरी पॉजिटिव या निगेटिव दे के पूछ देगा कि यह किस प्रकार का दर्पण है ना। क्योंकि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का दर्पण है। तो इसका
प्लस 20 सेंटीमीटर देने का मतलब न्यूमेरिकल नहीं हुआ। प्लस 20 सेंटीमीटर देने का मतलब हुआ बता रहा है कि उसकी फोकस दूरी धनात्मक है। तो फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण की हो सकती है, तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं यहाँ पर फिगर बना करके पिछले वीडियो में, तब देख लीजिएगा कि क्या पॉजिटिव होते हैं और क्या नेगेटिव होता है। लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन में इसका प्रूफ भी पूछता है। इसका 1/v + 1/u = 1/f, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्लास में हम करेंगे क्या कि ये 1/v + 1/u = 1/f का जो ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृति बना करके प्रूफ होता है, वो प्रूफ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देंगे, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। तो आप पिछला क्लास में इसी टॉपिक को लेकर के आएंगे कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला, माने दर्पण सूत्र ज्ञात करें। तो वहां पर हम लोग एक दर्पण में कोई वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब बना करके उसमें जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करके यहाँ पर दिखा देंगे कि यह दर्पण सूत्र कैसे आता है। तो आज का कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि हमारे दर्पण का एक तरह से जितना कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो समाप्त हो गया। कहाँ से हम लोग शुरू किए थे कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के कौन कौन से नियम है, उसके बाद परावर्तन किन किन सतहों से होता है, तो उसमें बताए थे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण में दो भाग बांट दिए थे, कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर दोनों का कैरेक्टर बता दिए थे कि अवतल का कैरेक्टर क्या होता है, उत्तल का कैरेक्टर क्या होता है। फिर दर्पण में कौन कौन से अंग होते हैं उसको बता दिए थे। फिर दोनों दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको बता दिए थे। फिर अवतल दर्पण के भिन्न भिन्न जगहों पर वस्तु को रख करके भिन्न भिन्न स्थिति में प्रतिबिंब बता दिए। उसके बाद दोनों का उपयोग किया, अवतल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका हम डिटेल एग्जाम्पल के साथ भी बता दिए। तो इस तरह से जितना हम थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा दिए परावर्तन में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रह गया क्वेश्चन बनाना। तो हम विगत 10 वर्षों में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम एनुअल हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम सप्लीमेंट्री हो, चाहे बीपीएससी का पीटी एग्जाम हो, एसएससी का पीटी एग्जाम हो, 10 वर्षों का क्वेश्चन कलेक्ट करके इस चैप्टर से, परावर्तन के चैप्टर से, मैंने दर्पण के चैप्टर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने की उम्मीद है। मतलब मान के चलिए कि 99% क्वेश्चन का उम्मीद रखिए, उतना ही में से आ जाएगा। 1% इधर उधर, चूंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अब इसी को 3-4 बार घुमा देगा तो कहिएगा कि अलग क्वेश्चन होगा। नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है, मैथमेटिकली घुमा रहा है, आपको मैथमेटिकली दिमाग लगा के समझ लेना है कि वो कहाँ जा रहा है। तो लास्ट टर्म में एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि दर्पण फॉर्मूला को स्थापित करें ज्यामितीय विधि से, तो उसका हम लोग फिगर बना करके इसका दिखा देंगे, ताकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए आप स्पष्ट हो जाइए। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट लोग फोटो बना करके फोटो को रट जाता है, रट करके लिख देता है। तो रट करके लिख दीजिएगा तो सही बात है, लेकिन जब तक आप समझ के नहीं लिखिएगा कि हम एक्चुअली में जो फिगर बनाए हैं उसमें कौन कौन पार्ट कहाँ कहाँ है, तो क्लियर नहीं हो पाता है। वैसे तो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बस याद रखना है, या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बस याद रखना है, ये दर्पण फॉर्मूला है, ये दोनों, और ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला है। इसी दोनों से टोटल का टोटल न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा। इधर आगे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे भी और देखेंगे कि मात्र यही दोनों के प्रयोग से केवल लैंग्वेज इधर से उधर बदलते रहता है और बन जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यह चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर से हम लोग केवल क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का बस टॉपिक इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।